पाकिस्तान में 72 घंटे का वक्त बचा और इस बीच प्रधानमंत्री ने 78 मिनट का इंटरव्यू देकर एक धमाका कर दिया है। करीब 20 मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी है, जिसमें सनातन का मुद्दा भी था, राम मंदिर का मुद्दा भी था, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा था, वन नेशन वन इलेक्शन का मामला भी था, एलन मस्क की बात भी थी, विपक्ष के घोषणा पत्र की बात भी थी और भारत के 2047 के विकसित प्लान की चर्चा भी थी। मोदी का विजन भी था 2047 तक को लेकर। सीजन चुनावी है तो मौसम भी गर्म होता जा रहा है और जाते जाते प्रधानमंत्री सेहत की बात भी बता गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनको कहा कि खूब पानी पिएं और जमकर मेहनत करें। लेकिन अब पीएम मोदी का ये इंटरव्यू बड़े बड़े विरोधियों को अभी से पानी पिलाता नजर आ रहा है। पीएम मोदी की टाइमिंग को लेकर दो संकेत इंडिया बोल रहा है। में सबसे पहले आपको बताते हैं, जिसे आप समझ पाएंगे कि पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी बिसात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चालों से किस किस पार्टियों को, कहां विरोधियों को मात दे दी है। पहला मुद्दा जो आता है वो पहला मुद्दा है तमिलनाडु में सनातन के विरोध के साथ साथ डीएमके कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में मोदी के सिपहसालार पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई का। दूसरा मुद्दा है पहली बार के युवा वोटर का, जो करीब 1,85,00,000 हैं और ये टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए। पीएम मोदी की टाइमिंग तमिलनाडु की राजनीति को लेकर, रणनीति को लेकर, पहले फेज की रणनीति को लेकर बहुत अहम है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी इंटरव्यू में कर रहे हैं। अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छा आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता, उसकी तो जिंदगी बन जाती। तो वो मानने नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। अब पीएम मोदी के इन बातों की रणनीति को समझिए। तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होने हैं, सभी 39 सीटों पर एक साथ मतदान होंगे। बीजेपी को अन्नामलाई से काफी उम्मीद है। अन्नामलाई बीजेपी उम्मीदवार हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी तमिलनाडु में काफी है। बीजेपी को तमिलनाडु में 10 सीटों की है उम्मीद। इस बार तमिलनाडु में जो सीटें जीती जाएंगी वो 370 मिशन को पूरा करने में बीजेपी को हेल्प कर सकती हैं और दक्षिण में बीजेपी का कुनबा गढ़ और मजबूत हो जाएगा। बीजेपी का अभी तक दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक के अलावा कहीं बड़ा विस्तार नजर नहीं आता है, जनाधार नहीं दिखता है। बीजेपी 2024 के चुनाव में तमिलनाडु में दरवाजा खोलने की उम्मीद में है, जिसके लिए पीएम मोदी ने अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करने वाला किस्सा भी सुनाया, जिसका वादा उन्होंने कुछ दिन पहले वीडियो गेमर्स की मुलाकात के दौरान किया था। पीएम मोदी का दूसरा फोकस क्या है, अब उधर चलते हैं। 2024 में पहली बार वोट डालने वाले युवा, क्योंकि देश में फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 1,85,00,000 है, जो डिसाइसिव है, निर्णायक भूमिका में है। ये वोटर कुल वोट फीसदी के 2% माने जाते हैं। युवा से प्रधानमंत्री सीधा कनेक्ट करते हैं। वोट डालने के लिए सबसे ज्यादा युवा जागृत रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट डालने का उनको राइट मिलता है। 2% का स्विंग 50 से अधिक सीटें दिला सकता है अगर बस 2% का स्विंग हो जाए तो अब समझ लीजिए कि ये दोनों मुद्दे इस इंटरव्यू में भी छाए रहे और बीजेपी की रणनीति का, प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति का हिस्सा है। अब अगर बीजेपी को 370 वाला इतिहास रचना है तो युवाओं का साथ आना बेहद जरूरी है, जिसके लिए पीएम मोदी कह रहे हैं कि उनका विजन 2047 तक युवाओं के लिए है, जब वो विकसित भारत को अपनी आंखों से देखेंगे। देखिए, मैं जो विकसित भारत की बात करता हूं, उसके साथ साइमल्टेनियस किसका भविष्य जुड़ा हुआ है। जो आज 20 साल का, 22 साल का है, वो 2047 में है, उसकी पूर्ण जिंदगी का एक कालखंड है एक प्रकार से। तब वो 40, 45, 50 का होगा। मतलब ये भारत के विकसित भारत बनने की प्रक्रिया और उसकी जिंदगी की प्रक्रिया दोनों साथ है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके साथ। ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आज का जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो 2047 का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनने वाला है। ये बात मैं उसको समझा रहा हूं। दूसरा, फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो परंपरागत चीजों से बाहर आना चाहता है।
ये तो हो गई प्रधानमंत्री की रणनीति की बात, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में आज हर उस मुद्दे का जवाब दिया जिस पर विपक्ष ने मोदी को 2024 के चुनाव में घेरने की कोशिश की है। मसलन पीएम मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति का जवाब दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने मोदी की गारंटी पर भी खुलकर बातचीत की। पीएम मोदी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया वाली तुलना पर भी जवाब देते नजर आए जब कहा जाता है मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। अब परिवारवाद पर भी जमकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परिवारवाद की राजनीति को एक बार फिर से डिफाइन किया, हालांकि इससे पहले भी वो डिफाइन करते रहे। उत्तर दक्षिण भारत को बांटने वाली सोच पर भी करारा प्रहार किया। पड़ोसियों से संबंधों पर खुलकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी जवाब दिया। यही नहीं, ईडी, सीबीआई, आईटी यानी कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी प्रधानमंत्री से सवाल हुए और उसका भी जवाब दिया। और साथ ही साथ विपक्ष के ईवीएम वाले डर पर भी प्रधानमंत्री ने बयान दिया और एक बार फिर से करप्शन को लेकर अपनी नीयत साफ की और एलन मस्क को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बयान दिया। मिडिल क्लास के टैक्स पेयर को धन्यवाद किया। वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी प्रधानमंत्री ने रखी। कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष लगातार बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर घेरता रहा है। अपने इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का ए से लेकर जेड तक का सारा मसला, सारी जानकारी लोगों के सामने रखी, जिस पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी एक बार फिर से हमलावर हो गए। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पे इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में विपक्ष ने उनकी सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का जमकर आरोप लगाया, जिसमें पीएम मोदी ने साफ साफ बताया कि ईडी ने केवल 3% ही नेताओं पर कार्रवाई की है। जो ईडी 2014 से पहले केवल 34 लाख रुपए जब्त करती थी, मोदी काल में 2200 करोड़ कैश जब्त हुआ है, जिसे ले जाने में 70 छोटे ट्रक लगेंगे। अब जब सरकारी एजेंसी स्वच्छता से काम कर रही है तो लोगों को मिर्ची लग रही है। आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से 3 दिन पहले ही राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई और आईटी को लेकर निशाना साधा था और कहा था कि ये राजनीतिक हथियार है। The Enforcement Directorate, the CBI, the Income Tax Department are used as political weapons. Election commissioners are being chosen by the Prime Minister.
The Congress party's bank accounts are frozen. Chief ministers are arrested. Opposition leaders are threatened. पीएम मोदी ने इससे पहले जम्मू कश्मीर की सभा में कहा था कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है, लेकिन आज पीएम मोदी ने बता दिया कि जिस राम मंदिर को विरोधी तारीख पूछ पूछ कर मुद्दा बनाते थे, उसे भुनाते थे, राजनीतिक मुद्दा कहते थे, वो राजनीतिक मुद्दा ही 22 जनवरी को खत्म हो गया। लेकिन एक सच ये भी है कि राम मंदिर बनने से राजनीतिक लाभ बीजेपी को हिंदी पट्टी में और दक्षिण में भी जबरदस्त तरीके से मिल सकता है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा 10 राज्यों की राजनीति को प्रभावित करता है, इंक्लूडिंग साउथ। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और साथ ही साथ कर्नाटक की सीटें भी इससे प्रभावित होती हैं। इन 13 राज्यों में अगर हम बात करें तो लोकसभा की 300 से ज्यादा सीटें हैं। कुल लोकसभा सीटों का ये लगभग 52% है, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से 16 ज्यादा है। राम मंदिर को लेकर कैसे पीएम मोदी ने विरोधियों की राजनीति पर हमला किया, वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते हैं, चलो भाई इतनी इतनी चीज़ें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। लेकिन राजनीति में टाइमिंग का मामला बहुत सेंसिटिव माना जाता है, संवेदनशील माना जाता है। टाइमिंग बहुत चीजें डिसाइड करता है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चरण के मतदान से 72 घंटे पहले प्रधानमंत्री का इंटरव्यू क्यों प्रसारित हुआ, इस इंटरव्यू में क्या कुछ खास था, मोदी की नीति क्या है, 2047 का विजन क्या है, सब कुछ मैंने बताया। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि आज ही के दिन पीएम मोदी का इंटरव्यू क्यों लाया गया। इसके पीछे कई तर्क और कई वजहें हैं। इंटरव्यू से पहले एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया था। अब नवरात्रि का 7वां दिन है, जो मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि कानी अवतार हैं, जो राक्षसों का संहार करती हैं। पीएम मोदी भी अपने विरोधियों की सभी शंकाओं का समाधान करते नजर आए। पहले चरण के मतदान में केवल 72 घंटे बचे हैं, जब 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी बीजेपी के पक्ष में मतदान से पहले एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और इस इंटरव्यू का इंपैक्ट एक पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ बीजेपी देख रही है। पहले चरण की 102 सीटों में से कांजीरंगा और सोनितपुर, ये वो 2 लोकसभा सीटें हैं जहां पहली बार पोलिंग की जाएगी, क्योंकि ये 2 नई सीटें हैं। अब बीजेपी को अगर 300 पार जाना है तो बीजेपी को 2019 के प्रदर्शन से और ऊपर जाना होगा। कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं। 2024 के चुनाव में बीजेपी इन 102 सीटों पर लड़ी थी, 102 सीटों में से 77 पर लड़ी थी। 56 सीटों पर इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 में पहले चरण की 102 सीटों में से 40 बीजेपी जीती थी, जबकि 77 सीटों में से 48 पर बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण की 102 सीटों पर कांग्रेस से सीधी टक्कर वाली 84% सीटें बीजेपी के खाते में आई। 41 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर सकती है। अगर इस बार की बात करें, बाकी बची 54 सीटों पर भी बीजेपी और एनडीए को एक नया जोर लगाने की आवश्यकता है। अगर ये प्लान कामयाब हो गया, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू सटीक बैठा, यहां भी फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी अब पहले चरण से ही चुनावी मैराथन लीड नहीं बल्कि विनिंग बढ़त लेना चाहते हैं, फर्स्ट फेज से ही, जिसके इशारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में क्लियर तौर पर दिए।